हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का 17वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 17 का नाम है भारत की वास्तुकला। भवनों, घरों, इमारतों के निर्माण से संबंधित बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो आपके शहर में भी बहुत सारी पुरानी ऐसी इमारतें होंगी जिनमें पुरानी चीज़ों का पता लगता है, कैसे कलाकारी की जाती थी, कैसे रहन सहन होता था उनमें। और उन इमारतों की बनावट से हमें पता लगता है कि ये कौन से इतिहास में बनी हुई है। तो इस पाठ में भारत की वास्तुकला का वर्णन किया गया है। भारत की वास्तुकला के बारे में बताया गया है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची के स्तूप, ताजमहल और दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में बताया गया है। इससे हमारे देश की पुरानी धरोहर के विषय में रोचक जानकारी प्राप्त होती है। वास्तुकला के साथ साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी दिए गए हैं। तो इसके अंदर वास्तुकला के साथ साथ बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं जिससे हम प्राचीन काल इतिहास से परिचित हो सकेंगे। प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध देश था। विश्व में इसका विशेष स्थान था। यहाँ की कलाकृतियाँ बेजोड़ मानी जाती थी। वास्तुकला भी कलाओं के अंतर्गत ही आती है। भवन निर्माण में सही स्थान, दिशा, स्थिति, सामग्री आदि से संबंधित बातों का ध्यान रखना ही वास्तुकला के अध्ययन का विषय होता है। तो आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में हर कक्ष की स्थिति निश्चित थी और स्नानागार का होना महत्वपूर्ण माना जाता था। मौर्य काल के भवनों का वर्णन इतिहासकारों ने किया है। राजमहलों की भव्यता अद्भुत थी वहां पे। बौद्ध काल के स्तूप, सारनाथ का स्तंभ, विभिन्न मंदिर तथा मठ, पहाड़ों की गुफाओं में अजंता एलोरा, दक्षिण भारत के राजमहल और मंदिरों की सुंदरता आज ही सबका मन मोह लेती है। 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो इस पाठ में भारत की वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हमारे सामने बताए गए हैं। तो पाठ शुरू करते हैं हम। भारत विविध कलाओं का देश है। इस दृष्टि से यह विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन काल में भारत की समृद्धि अपने चरम सीमा पर थी कि भारत बहुत ही समृद्ध देशों में माना जाता था। इसी के अनुरूप कलाओं में भी भारत की उत्कृष्टता सर्वमान्य है। तो उत्कृष्टता यानी कि श्रेष्ठता के रूप में वहाँ की जो अद्भुत कलाएं थी वो बहुत ही श्रेष्ठ थी। अभिव्यक्ति ही कला है, तो इसको अंडरलाइन करना है आपको। अभिव्यक्ति का अर्थ है कार्य रूप में प्रकट होना, तो वही एक कला है। बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो प्रतिबिंब मनुष्य के मन पर पड़ता है, प्रतिबिंब का अर्थ यहाँ पे लिया गया है परछाई से, रिफ्लेक्शन। तो बाहरी जगत यानी बाहर की जो दुनिया है, उसकी जो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनका जो प्रतिबिंब है, जो उनकी परछाई है, वो मनुष्य के मन पे पड़ती है। उसकी सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही कला है। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है। कला का संबंध नियमों से न होकर व्यक्ति से होता है। तो कला के अंदर कोई नियम नहीं होते हैं, वो व्यक्ति की सोच के ऊपर निर्भर करता है। अतः व्यक्ति या कलाकार किसी भी माध्यम से अपनी कल्पना को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करें, वह कलाकृति ही कहलाएगी। तो व्यक्ति कैसा सोचता है, क्या समझता है, उसी के अनुरूप वह कला का निर्माण करेगा। तो कला में कोई भी नियम नहीं होते हैं। कला को सुंदर बनाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए वह अपनी कलाकृति का उपयोग करता है। ये कलाएं ललित कला और उपयोगी कला दो विभागों में बांटी जा सकती है। तो आपको इसमें अंडरलाइन करना है कि ये कला दो विभागों में बांटी जाती है, एक ललित कला और एक उपयोगी कला। उपयोगी कलाओं में बढ़ई, कुम्हार, सुनार, राजमिस्त्री, जुलाहे आदि के व्यवसाय आते हैं। तो उपयोगी कला में जो बढ़ई है यानी कि जो लकड़ी का काम करता है, जो कुम्हार है जो मटके बनाने का काम करता है, सुनार है जो ज्वेलर होते हैं, राजमिस्त्री है जो महलों को या बड़ी बड़ी इमारतों को बनाते हैं, जुलाहे हैं जो कपड़े बुनते हैं, तो उनके व्यवसाय आते हैं उपयोगी कला में। जबकि ललित कलाओं के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत नृत्य कला और काव्य कला, ये 5 कलाएं आती हैं। तो ये आपको पूरा अंडरलाइन करना है कि ललित कलाओं में
क्या क्या कौन कौन सी कलाएं आती हैं और उपयोगी कलाओं में कौन कौन सी कलाएं आती हैं। मूर्त आधार की कलाओं में वास्तुकला आती है। वास्तुकला भवन निर्माण की कला है। तो यहाँ पे वास्तुकला यानी कि जब भी हम कोई नया घर खरीदते हैं तो हम उसमें वास्तु देखते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ पड़ती है और कौन सी दिशा में हमें क्या रखना चाहिए, वो सब हम वास्तु देखते हैं जब भी हम कुछ नया घर या कुछ भी नई जगह खरीदते हैं। तो भवन के लिए उपयुक्त स्थान, उसकी स्थिति, दिशा, सामग्री आदि बारीकियों को ध्यान में रखकर बने भवन ही वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। तो पहले के लोग इन वास्तुकला को बहुत ही मानते थे, लेकिन आजकल जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोग वास्तु को कम मानने लग गए हैं। भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। तो भारत में जो वास्तुकला की परंपरा है वो बहुत ही पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से ही लोग इसको मानते आ रहे हैं। इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। तो इतिहास में अगर हम जाते हैं, इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके चिन्ह हमें मिलते हैं देखने को। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम के दो नगरों में वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक संस्कृति है, दो नगर हैं, तो वहाँ पे वास्तुकला के नमूने जो हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इन नगरों में मकान 2 मंजिले और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। मकान का प्रत्येक कक्ष विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया था। स्नानागार का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। स्नानागार यानी जहाँ पे हम नहाते हैं, बाथरूम। तो यहाँ पे 2 मंजिले मकान, पक्की ईंटों से पूरे घर बनाए गए थे और मकान का जो हर एक कक्ष होता है, हर एक जो कमरा होता है, वो विशेष स्थिति और वास्तु को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया था, बनाया गया था। और वहाँ पे नहाने का एक जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो हमेशा वो रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य काल में भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो मौर्य काल आया था वो उसके अंदर भारतीय वास्तुकला एकदम चरम सीमा पे थी। वहाँ पे लोग बहुत अधिक उसको मानते थे। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का काल आया, तो उसमें यह जो वास्तुकला है वो बहुत ही संपन्न हो गई थी, बहुत ही लोग उसको आगे बढ़ाने लग गए थे और देश बहुत ही संपन्न हो गया था। यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो यूनान के जो राजदूत हैं मेगस्थनीज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। एक बार अगर आपको ये पुस्तक मिलती है तो आप पढ़ना जरूर। उन पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी अंकित थे। तो अंकित का अर्थ यहाँ पे लिया गया है बनाया हुआ, यानी चित्रित किए गए थे रंग बिरंगे पक्षी। केवल ताजमहल ही नहीं, साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। तो उस समय राजमहल ही नहीं बल्कि जो साधारण लोगों के घर थे वो भी बहुत ही खुले खुले, बड़े और कलात्मक रूप से बहुत ही सुंदर होते थे। बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ। तो उस समय बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म के प्रभाव के अनुसार वहाँ पे जो अनेक स्तूप है उनका निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बना सांची का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है। तो उल्लेखनीय मतलब कहने योग्य है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो भोपाल से 30 किलोमीटर दूर ही सांची का स्तूप जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से देखने लायक बनाया गया है। यह नारंगी की तरह गोल है। बौद्ध काल में अनेक स्तंभ बनवाए गए थे। स्तंभ का अर्थ यहाँ पे लिया गया है खंबे। तो
इसमें बौद्ध काल में अनेक स्तंभ बनाए गए थे, खंबे बनवाए गए थे। सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना था। तो उत्कृष्ट का अर्थ यहाँ पे लिया गया है बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ। तो सारनाथ का जो स्तंभ था वो मौर्य काल की वास्तुकला का बहुत ही अच्छा नमूना था। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं। सिंह यानी शेर। तो यहाँ पे 4 शेर बनाए गए हैं जो एक दूसरे के पीठ लगा के खड़े हैं, पर दिखाई 3 ही देते हैं। तो नीचे बीच में चक्र है और इधर उधर हंस, दौड़ते घोड़े, हाथी तथा सांड हैं। तो यही चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी अंकित है। और चारों सिंहों की आकृति हमारे देश के राजकीय कागजों की मुहर है। तो यहाँ पे जो चारों सिंहों की जो आकृति है वो हमारे देश की जो राजकीय कागज हैं उनके ऊपर भी ये मुहर लगाई जाती है, स्टाम्प लगाया जाता है। केवल वास्तुकला ही नहीं, अन्य कलाओं की दृष्टि से भी गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सुनहरा युग, यानी समृद्धि का युग, जिसमें बहुत अधिक समृद्धि हुई है, जिसमें बहुत अधिक भारत आगे बढ़ा है। तो केवल वास्तुकला ही नहीं, अन्य कलाओं की दृष्टि से भी गुप्त काल को भारतीय कला का सुनहरा युग माना जाता है, क्योंकि उस काल में भारत बहुत आगे बढ़ा था। इस युग में ललित कलाओं, स्थापत्य कलाओं और उपयोगी कलाओं में अद्भुत उन्नति हुई। इस काल में अनोखे कलात्मक मंदिर बने। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो इसमें जो गुप्त काल का जो सबसे सुंदर मंदिर है वो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, शिखर यानी चोटी है उसकी 12 मीटर ऊंची। 4 मंडप हैं तथा खंभों पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी हैं। खंबे जो है इतनी कलाकृति के आधार पे बनाए गए हैं कि वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बना लोह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में एक लोह स्तंभ बनाया गया है, लोहे का एक खंबा बनाया गया है जो धातु विज्ञान, जो धातु से बनाया गया है और इतना सुंदर बनाया गया है कि वो एक अद्भुत नमूना दिखाई देता है। महाराष्ट्र में मुंबई के समीप समुद्र में पर्वत शिलाओं को खोदकर बनाई गई एलिफेंटा की गुफाएं और औरंगाबाद के पास मिली एलोरा की लगभग 30 गुफाओं में प्रत्येक दृष्टि से वास्तुकला का अध्ययन किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास में समुद्र के अंदर पर्वत यानी कि पहाड़ों को काट कर, पहाड़ों की चट्टानों को काट कर और खोद कर एलिफेंटा नाम की गुफाएं बनाई गई हैं। और औरंगाबाद के पास में एलोरा की जो 30 गुफाएं बनाई गई हैं वो प्रत्येक दृष्टि से वास्तुकला का अध्ययन किया जा सकता है। वहाँ पे इतनी सुंदर गुफाएं बनाई गई हैं, वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई है पत्थरों को काट कर, कि देखने लायक है वो जगह है। इसमें मूर्तिकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला के नमूने तो अद्वितीय हैं, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते कि पहाड़ों को, पत्थरों को काटकर इतने सुंदर चित्रकला के नमूने बनाए जा सकते हैं। बहुत ही बारीकियों से वो नमूने बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पर्वतीय प्रदेशों में साधना के लिए एकांत स्थान खोजे और वहां बुद्ध कथाओं को गुफाओं में खोद खोद कर चित्रित किया गया। तो जब भी हम उन कलाकारियों को देखते हैं, उन चित्रों को देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पर्वतीय प्रदेशों को एक साधना के लिए खोजा है, क्योंकि साधना के लिए एकांत का स्थान चाहिए और एकांत स्थानों पे उन्होंने खोजा और उनको चित्रकारी के नमूने वहाँ पे प्रस्तुत किए। और वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बुद्ध कथाओं को इस गुफाओं में चित्रित किया गया है खोद खोद कर। दक्षिण भारत में तंजावुर, चिदम्बरम, मदुरई, रामेश्वरम आदि स्थानों पर बने अनेक मंदिर इसके उदाहरण हैं। तो दक्षिण भारत में ऐसी ये अनेक मंदिर हैं जो बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है
जिस पत्थर पर स्वर्ण कलश है उसका वजन लगभग 900 क्विंटल है। तो यहाँ पे तंजावुर में एक मंदिर है, ब्रह्मदेश्वर मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और वो क्यों प्रसिद्ध है वो हमें यहाँ पे बताया गया है कि इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है। जिस पत्थर पर स्वर्ण कलश है उसका वजन लगभग 900 क्विंटल है। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति दर्शनीय है, यानी कि देखने लायक है। वो मूर्ति बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। तांडव नृत्य करते हुए शिवजी की इस चतुर्भुज मूर्ति के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। तो यहाँ पे तांडव करते हुए जो शिवजी हैं उनके एक हाथ में डमरू है और दूसरे हाथ में ज्वाला है जो अंधकार और बुराई का नाश करती है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो भव्यता का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सौंदर्य से। तो मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो अपनी सुंदरता और बहुत ही भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व भर से पर्यटक इन मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में जिस उच्च कोटि की वास्तुकला के दर्शन होते हैं उससे लगता है कि भारतीय इस कला का विधिवत प्रशिक्षण लेते रहे होंगे, तभी तो विश्व को इतनी अनुपम भेंट दे सके। तो यहाँ पे दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनमें उच्च कोटि की वास्तुकला के दर्शन हमें होते हैं, देखने को हमें मिलता है। और भारत की इस कला का विधिवत का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सही तरीके से प्रशिक्षण लेते रहे होंगे जो भारतीय कला के जो नमूने हैं उसके लिए, तभी तो विश्व को इतनी अनुपम भेंट दे सके हैं वो। ओडिशा राज्य में बने कोणार्क के सूर्य मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। ओडिशा में राज्य में कोणार्क का जो एक सूर्य मंदिर है उसमें वास्तुकला के इतने अद्भुत और अद्वितीय नमूने हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इसमें सूर्य के 7 घोड़े बने हुए हैं। सभी ऐसे सजीव लगते हैं मानो अभी बोल उठेंगे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा लगभग 1000 वर्ष पूर्व बनवाए गए थे। तो ये जो पाठ है इसमें आप इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। तो इतिहास विषय में भी ये पाठ आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो ऐसे सजीव लगते हैं वो उदाहरण जो सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वो एकदम से ऐसे लगता है कि वो जिंदा हैं और वो अभी बोल उठेंगे, इतने सुंदर तरीके से वो बनाए गए हैं। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल राजाओं के द्वारा 1000 वर्ष पूर्व बनवाए गए थे। इन मंदिरों की संख्या जो तो अधिक बताई जाती है, पर अब केवल 22 मंदिर ही बचे हैं क्योंकि वो टूट फूट गए पुराने होकर, उनकी देखभाल नहीं की गई थी ढंग से। इसलिए इन मंदिरों की दीवारों पर कलात्मक प्रतिमाएं देखते ही बनती हैं। तो पहले के जो मंदिर हैं, पहले की जो इमारतें हैं, उनमें बहुत ही सुंदर तरीके से कलात्मक रूप दिया गया था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद वास्तुकला के विकास में मुगल बादशाहों का विशेष योगदान रहा। तो विशेष योगदान का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सहयोग। तो भारत का जो मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद में वास्तुकला के विकास में मुगल बादशाह का भी विशेष योगदान यहाँ पे रहा है। ताजमहल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो यहाँ पे 7 आश्चर्यों में से एक है ये ताजमहल, जो देखने में इतना सुंदर है कि ऐसे लगता है मानो कि हम उसको देखते ही रहें। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा संसार का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। तो फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा, जो सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। वास्तव में मुगल काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया है। तो मुगल काल जो था उस समय वास्तुकला का स्वर्ण युग यानी कि सुनहरा युग कहा गया है, क्योंकि मुगल काल में बहुत ही सुंदर कलाकृतियां दर्शाई जाती थी, बनाई जाती थी। उसी काल में दिल्ली का लाल किला भी बना है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भी वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है। तो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो भी इतना सुंदर और भव्य है, देखने लायक बहुत ही सुंदर जगह है।
ईसाइयों द्वारा बनवाए गए अनेक गिरजाघरों तथा जैन मंदिरों की श्रेष्ठ बनावट दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है। दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी आकृति कमल के फूल जैसी है। तो दिल्ली में जो बहाई मंदिर है उसकी आकृति कमल के फूल के जैसे वो लगता है, इसलिए वह लोटस टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तुकला प्राचीन काल की हो या आधुनिक काल की, भारतीय कला का कोई सानी नहीं है, यानी उस भारतीय कला के बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। भारत में जितनी कलाएं हैं, जितनी कलाओं की के दर्शन होते हैं हमें, वो हमें कहीं भी नहीं होते हैं। कला का इतना उत्कृष्ट एवं अद्भुत रूप शायद ही कहीं देखने को मिले। तो यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। शुद्धलेख के लिए शब्द दिए गए हैं। अद्वितीय, उत्कृष्टता, सर्वमान्य अभिव्यक्ति, सौंदर्यपूर्ण, 2 मंजिले, मेगस्तनीज, राष्ट्रध्वज, स्थापत्य, दशावतार, लोह स्तंभ, एलिफेंटा, पर्वतीय, बृहदेश्वर, प्रशिक्षण, ओडिशा। तो ये आपको शब्द लिख कर याद करने हैं, क्योंकि ये शुद्ध लेख के लिए डिक्टेशन टेस्ट लिया जाता है कक्षा में, तो ये शब्द लिखवाए जाते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, कला किसे कहते हैं? कला के 2 भेद कौन से हैं? तो अभिव्यक्ति को ही कला कहते हैं। कला को हम उपयोगी कला और ललित कला के भेदों में बांट सकते हैं। ख है, बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप वास्तुकला ने किस प्रकार उन्नति की? तो बौद्ध काल में अनेक स्तूपों, मठों और विहारों का निर्माण हुआ। सांची का स्तूप अपनी वास्तुकला के लिए विशेष प्रसिद्ध है। सारनाथ का स्तंभ, जिस पर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं और नीचे ठीक बीच में चक्र है, वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। ग है, धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना किसे कहा गया है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। घ है, चिदंबरम स्थित नटराज की मूर्ति कैसी है? तो चिदंबरम स्थित नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। तांडव नृत्य करते हुए शिवजी की इस चतुर्भुज मूर्ति के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। ड़, कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। यह अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सूर्य के रथ के 7 घोड़े बने हैं जो बिल्कुल सजीव से लगते हैं। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, कलाओं में कौन सी कलाएं आती हैं? आपकी रुचि किन किन कलाओं में है? तो कलाओं में 2 प्रकार की कलाएं आती हैं। प्रथम ललित कलाएं और द्वितीय उपयोगी कलाएं। ललित कलाओं के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला आती है। तो उपयोगी कलाओं में बढ़ई, कुम्हार, सुनार, राज, जुलाहा आदि के व्यवसाय आते हैं। तो आगे का जो भी उत्तर है वो आप खुद देखेंगे कि आपकी रुचि किन किन कलाओं में है। ख है, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? तो गुप्त काल में न केवल वास्तुकला अपितु सभी कलाओं, ललित, स्थापत्य और उपयोगी कलाओं की बहुत उन्नति हुई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस काल में बना सबसे सुंदर मंदिर है। गुप्त काल में संगीत, नृत्य, साहित्य सभी क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति हुई। ग है, मुगल बादशाहों ने भारत की वास्तुकला के विकास में क्या योगदान दिया? उनके द्वारा बनवाए गए कुछ भवनों का वर्णन कीजिए। तो मुगल बादशाहों ने भारत की वास्तुकला को उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचाया। इस काल के राजमहल ही नहीं अपितु बाग बगीचे आदि भी निर्माण की दृष्टि से अद्भुत हैं। ताजमहल जो विश्व के आश्चर्यों में से एक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद आदि मुगलों के समय में ही बने थे। घ है, सारनाथ के स्तंभ के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो सारनाथ का स्तंभ उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर के पास स्थित है। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं, पर दिखाई 3 देते हैं। नीचे बीच में एक चक्र है और उसके इधर उधर हंस, दौड़ते घोड़े, हाथी तथा सांड हैं। यही चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है।
चारों सिंहों की यह आकृति हमारे देश के राजकीय कागजों को मुहर है। ड़ है, भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले अवशेषों से उस समय की वास्तुकला का पता चलता है। मौर्य काल में बने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के खंभों पर सोने चांदी के बेल बूटे और रंग बिरंगे पक्षी थे। साधारण घर भी खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। बौद्ध काल और गुप्त काल में बनी कलाकृतियां और गुफाओं में प्रकाश का प्रबंध अनोखा था। अतः भारतीय वास्तुकला की परंपरा को अत्यंत प्राचीन कह सकते हैं। अभी नीचे आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है, तो इसको पढ़कर नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर कब और क्यों थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य काल में भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया था। दूसरा प्रश्न है, किसने किसके महल का वर्णन किया था? तो यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बड़े विस्तार से वर्णन किया था। तीसरा है, महल के खंभों पर क्या बनाया जाता था? तो महल के खंभों पर सोने चांदी के बेल बूटे बनाए जाते थे। उन पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी होते थे। चौथा है, साधारण लोगों के घर कैसे होते थे? तो साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े और खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। फिर आखिर में है सोचकर लिखिए वाला प्रश्न। आपका किस कला की ओर रुझान है? इसे निखारने के लिए आप क्या करते हैं? तो बचपन से ही ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप अपना इसमें ऐड कर सकते हैं। बचपन से ही मेरा रुझान क्रिकेट की ओर रहा है। इसमें निखार लाने के लिए मैं प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ। जिन गेंदों को खेलने में मुझे परेशानी होती है या जिन पर मैं बार बार आउट होता हूँ, उन पर मेहनत करके उस कमी को दूर करने की कोशिश करता हूँ। अपने खेल में कमी बताने वालों का सम्मान करता हूँ, जो मुझे अच्छा खिलाड़ी बनने में सहायता करते हैं। खेल भावना से खेलने में विश्वास करता हूँ। अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए अपने भोजन और व्यायाम पर भी विशेष ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, मूल शब्दों से नए शब्द बनते हैं। ये सभी शब्द मिलकर शब्द परिवार बनाते हैं। तो यहाँ पे शब्द परिवार हमें बनाना है। जैसे योग का योगासन, योगाभ्यास, योगी। कला का कलाकृति, कलाकार, कलात्मक। सुंदर का सुंदरता, सौंदर्य, असुंदर। विद्या का विद्यार्थी, विद्याध्ययन, विद्याध्ययन, विद्यालय, विद्यापीठ। दूसरा है वर्ण विच्छेद करना है हमें शब्दों का। तो इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, भाववाचक संज्ञाएं। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हमें बनाने हैं इन शब्दों की। तो सुंदर, सुंदरता। सभ्य, सभ्यता। समृद्ध, समृद्धि। दर्शनीय, दर्शन। भव्य, भव्यता। उन्नत, उन्नति। मानवीय, मानवीयता। उत्कृष्ट, उत्कृष्टता। प्रश्न संख्या 4 है, कारक चिन्हों के द्वारा हमें वाक्य पूरे करने हैं। तो प्राचीन काल में भारत की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी। यह है कारक चिन्ह। भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। तीसरा है, इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। चौथा है, यहाँ के मकान 2 मंजिले होते थे और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। पांचवा है, गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर ललितपुर जिले के देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। प्रश्न संख्या 5 है, ने के प्रयोग की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करके लिखने हैं। तो पहला है, राजा ने खाना खाएगा। तो राजा ने खाना खाया। दूसरा है, राकेश अच्छा गाना गाया। तो राकेश ने अच्छा गाना गाया। तीसरा है, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का वीरता सामना किया। तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का वीरता से सामना किया।
चौथा है सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाएगा। सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाया। माताजी ने गुलाब जामुन बना रही हैं। माताजी ने गुलाब जामुन बनाए। प्रश्न संख्या 6 है समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों यानी परसर्गों का लोप होने पर तत्पुरुष समास होता है। तो ये जो समस्त पद हैं बनाए गए हैं उनमें हमें तत्पुरुष समास का प्रयोग करना है। तो स्वर्ण का मंदिर, स्वर्ण मंदिर। भोजन के लिए कक्ष, भोजन कक्ष। जन्म से अंधा, जन्मांध। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको प्रश्न उत्तर और पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।